चलिए संधारित्रों के संयोजन यानी कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन पर कुछ प्रश्न हल करते हैं। पहले वाले प्रश्न में हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड के संधारित्र यानी कैपेसिटर्स हैं, जिन्हें नीचे दिए गए चित्रानुसार जोड़ा गया है। हमें इस संयोजन की तुल्य धारिका यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है वो निकालना है। हमें उत्तर माइक्रोफैरेड में देना है। हमेशा की तरह इसे रोकिए और पहले इस प्रश्न को स्वयं हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी। अब तुल्य धारिता का पता लगाने से पहले सभी नोड्स और संधारित्रों को नामांकित कर देते हैं, लेबल कर देते हैं। तो हम इसे C1 कह सकते हैं, इसे C2, इसे C3 और इसे C4। और हम नोड्स को भी नाम दे देते हैं। हम इसे A कह देते हैं, मान लीजिए ये B है, ये C है और ये D है, और हम इस नोड को E कह देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम उन संधारित्रों के सेट की पहचान करने की कोशिश करेंगे जो कि श्रेणी क्रम में है और जो कि पार्श्व क्रम में है, यानी कि जो सीरीज में है और पैरेलल में है, क्योंकि हम उन संधारित्रों की तुल्य धारिता की गणना करना जानते हैं। तो पहले चलिए C1 के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि इन सभी संधारित्रों के दोनों सिरों के मध्य में विभवांतर क्या है, ताकि हम जान सके कि क्या वे पार्श्व में है या नहीं है। तो C1 के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर होगा VAB, हम इसे VAB मान लेते हैं। C2 के लिए इसे हम VBC मान लेते हैं। लेकिन यदि अब आप ध्यान से देखें, यदि हम टर्मिनल्स को देखें तो हमारे पास टर्मिनल XY है। E पर विभव A पर विभव के समान ही होगा, क्योंकि बीच में कोई परिपथ अवयव यानी सर्किट एलिमेंट नहीं है, इसलिए A और E के बीच कोई विभवपात यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इसी प्रकार E पर विभव C पर विभव के समान ही होगा। फिर से कारण वही है कि इनके बीच में कोई परिपथ अवयव नहीं है, इसलिए कोई विभवपात यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं VA बराबर VE, और इसी तरह से VC VE के बराबर है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि VA बराबर है VC के। और यदि ये सत्य है तो VAB वास्तव में VBC के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर A और C पर विभव समान ही है। हम C के स्थान पर A को लिख सकते हैं। तो VAB और VBC एक ही बात हो गई। तो हमें पता चला कि C1 और C2 के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर समान है, जिसका अर्थ यह है कि वे पार्श्व में जुड़े हुए हैं। अब चलिए C2 और C3 के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर देखते हैं। C2 के दोनों सिरों के मध्य हम पहले से ही जानते हैं, हमने लिखा भी है, ये VBC है, और C3 के लिए ये VCD होगा। अब जब हम डायग्राम को देखते हैं, हमारे को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि बिंदु B इस तार से बिंदु D से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बिंदु B और D के बीच में कोई भी विभवपात नहीं होगा। इसीलिए VB बराबर होगा VD के, और यदि VB बराबर है VD के तो D के स्थान पर हम लिख सकते हैं, हम इसे VCB के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमें पता चला कि C2 के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर C3 के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर के समान है। तो C1, C2, C3 ये सभी पार्श्व यानी कि पैरेलल में जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनमें से प्रत्येक के दोनों सिरों के मध्य में विभवांतर समान है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो C1, C2 और C3 के लिए हम तुल्य धारिता को बस उसे जोड़ करें, यानी कि C1 जमा C2 जमा C3 ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यदि संधारित्र पार्श्व में जुड़े होते हैं तो आप इन्हें सीधे जोड़ सकते हैं। अब C4 की बात करते हैं। अब जब हम C1, C2 और C3 के लिए तुल्य धारिता निकाल चुके हैं तो हम उन सभी को केवल एक संधारित्र से प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस कर देते हैं, और फिर आपके पास C4 बचा है जो श्रेणी यानी कि सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो परिपथ कुछ इस तरह से दिखेगा। आपके पास ये XY है, ये टर्मिनल्स है, और फिर ये C1, C2, C3 की जगह हमने ये एक संधारित्र बना दिया है, और फिर आपके पास C4 है, और अब ये जो तुल्य था वो C4 के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो अब हमें इन दोनों की तुल्य धारिता का पता लगाना है।
तो इन तीनों की तुल्य धारिता 15 होगी। तो अब हमें इन दोनों की तुल्य धारिता का पता लगाना है। तो उसके लिए जो संबंध हमारे पास है वो ये है, यानी कि 1/c जो फाइनल हमें मिलेगा, जो अंतिम हमें मिलेगा वो होगा 1/15 जमा 1/c4, और c4 की जगह हम 5 लिख सकते हैं। अब हमें इसे हल करना है। तो फिर से आप खुद कोशिश कीजिए, वीडियो को रोकिए और खुद कोशिश कीजिए। तो ये तो 15 था और ये C4 जो है वो 5 था, और जब हम इसे हल करेंगे तो आपको C जो हमारा अंतिम तुल्य धारिता मिलेगा वो मिलेगा 3.75 माइक्रोफैरेड। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न को करते हैं। अब यहाँ हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र है जिन्हें नीचे दिए गए चित्रानुसार जोड़ा गया है, और वे सिरे PQ के मध्य जुड़े हुए हैं। इस पूरे संयोजन की तुल्य धारिता आपको निकालनी है, जिसे हम C कह रहे हैं। ठीक है, तो जैसा हमने पहले किया, हम इन सभी संधारित्रों को नाम दे देते हैं। तो चलिए इसे C1, इसे C2, ये C3, ये C4, और ये C5, ये C6। तो इन सबको हमने नाम दे दिया। और अब चलिए इन सभी नोड्स को भी नाम दे देते हैं। तो हम इसे A कह देते हैं, ये B, C और ये D। ठीक है, अब फिर से हमारा वही अप्रोच रहने वाला है, हम फिर से वही करेंगे। हम संधारित्रों के सेट की पहचान करेंगे कि कौन से श्रेणी में है और कौन से पार्श्व में है, क्योंकि हम उन संधारित्रों की तुल्य धारिता की गणना करना जानते हैं। तो चलिए इस संयोजन में उनकी पहचान करने का प्रयास करते हैं। अब ये PQ के सिरों के मध्य जुड़े हुए हैं। हम प्रत्येक संधारित्र के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर को निकालने की कोशिश करते हैं। तो C1 के लिए, C1 के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर हम इसे VAB कह सकते हैं, तो VAB। और C4 के लिए ये है VAD। ठीक है, अब अच्छी बात यह है कि संधारित्र समान परिमाण के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। इन सभी का मान 3 माइक्रोफैरेड है। तो इस शाखा में यहाँ पर विभवपात, इस शाखा में जो विभवपात है उसके बराबर है, और इसका मतलब यह है कि B पर विभव वास्तव में D पर विभव के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस शाखा में विभवपात की मात्रा इस शाखा में विभवपात की मात्रा के समान है। तो VA से विभव में कमी आना शुरू होगी और ये समान मान से गिरता जाएगा, कम होता जाएगा समान मान से, क्योंकि ये दो संधारित्र समान है। तो VB वास्तव में VD के बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, कोई भी करंट नहीं है, कोई आवेश प्रवाहित नहीं हो रहा है। वो शाखा जिसमें C5 और C6 है, तो ये दो संधारित्र कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, वे परिपथ का हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि B और D के सिरों के मध्य विभव समान है, इसलिए B और D के बीच कोई धारा यानी करंट नहीं है। तो अब समस्या में बस ये 4 संधारित्र C1, C2, C3 और C4 है, और उनके साथ चलिए ये नया जो परिपथ है, ये जो हमारा न्यू सर्किट है उसको बना लेते हैं। तो नया परिपथ कुछ ऐसा दिखेगा। तो हमारे पास C1 है, फिर हमारे पास C2, ये दोनों C4 और C3 के साथ पार्श्व में जुड़े हैं, और फिर वे P और Q से जुड़े हुए हैं। तो ये C1 है, ये C2, ये C4 और ये C3। अब ये दोनों श्रेणी यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं, और ये दोनों भी श्रेणी यानी सीरीज में जुड़े हुए हैं, और वे स्वयं इस संयोजन यानी कि C4 C3 के साथ पार्श्व में जुड़े हुए हैं। अब हम कुल धारिता का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऊपरी शाखा के लिए कुल धारिता होगी, तो ये होगा 1/3 जमा 1/3। इसी प्रकार निचली शाखा के लिए भी 1/3 जमा 1/3। लेकिन ध्यान रखिए ये है 1/C तुल्य बराबर 1/3 प्लस 1/3। तो यानी कि हमें इसे काफी सरल करना है अभी। तो जब आप C तुल्य निकालना चाहेंगे तो चलिए इसे C' कह देते हैं। तो ये 3/2 होगा यानी 1.5, और इसी प्रकार से यहाँ C तुल्य जो होगा वो 1.5 होगा। आप अपना समय ले सकते हो और गणना आराम से करके हल करिए। और अब ये जो दो संयोजन है एक दूसरे के साथ पार्श्व में जुड़े हुए हैं, तो अब जो परिपथ है वो हमारे पास ये है। तो हमारे पास 1.5 की ये धारिता है और 1.5 की ये, और वे PQ से जुड़े हुए हैं। यहाँ आपके पास P और यहाँ Q है।
तो अब हमें पता है कि ये पार्श्व में जुड़े हैं, तो हमें इन दोनों को सिर्फ जोड़ना है। तो ये 1.5 जमा 1.5 हो जाएगा, तो यानी कि 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो आप इसी तरह से और भी प्रश्न हल करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो आपको विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, अभ्यास का लिंक, आप उस पर जाकर और भी प्रश्न हल कर सकते हैं।